हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। बच्चे, आज हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की। ठीक है, तो आज जो फ्लूइड मैकेनिक्स है बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। इसको हम धीरे धीरे करके सारा कुछ इसमें पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स नाम आते ही सबसे हमारे जहन में जो चीज़ आती है वो है फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड। तो अगर आपको थोड़ा सा रफ आइडिया हो, आपने पढ़ा होगा कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड वो होता है बच्चे जो फ्लो कर सके। तो फ्लो तो हमारी गैस भी करती है, लिक्विड भी करती है, बट यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, गैस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम फ्लूइड की जगह केवल और केवल लिक्विड की बातें करेंगे और उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हमारा जो चीज़ आता है कि अगर हम देखें ध्यान से, तो फ्लूइड में हम डिफरेंट कंडीशंस की अगर हम बात करें तो एक तो फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में जब होगा, किसमें स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन आप पूछेंगे सर ये क्या है, स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब जब गतिशील हो कोई चीज, स्टैटिक का मतलब जब वो चीज रेस्ट में हो। ठीक है, अब थर्ड इसी में आएगा आपका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी। अब ये चीज हमें समझ में आई कि ये तीन चीज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टैटिक के बारे में बात करेंगे। स्टैटिक का मतलब होता है बच्चे कि अगर आप ध्यान दें कि मान लीजिए कोई कंटेनर है। ठीक है, ये कोई ऐसा कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा है, इसमें लिक्विड भरा है। ये कंटेनर या तो रेस्ट में है, या तो कंटेनर रेस्ट में है, या फिर ये मूव भी कर सकता है। मूव भी कर सकता है। आप सोचेंगे सर आपने तो स्टैटिक बोला। नहीं बच्चे, जो मैं बात कर रहा हूँ स्टैटिक, वो फ्लूइड के स्टैटिक की बात कर रहा हूँ कि फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है। किसके? विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर। विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर वो क्या है, रेस्ट में है। तो स्टैटिक कंडीशन का मतलब ये है कि जब बच्चे फ्लूइड जो है, ये फ्लूइड है, कंटेनर अगर आप रेस्ट में है तो ये भी रेस्ट में है। सपोज कंटेनर भी स्पीड से मूव कर रहा है तो फ्लूइड भी स्पीड से मूव करेगा। तो कंटेनर के रिस्पेक्ट में तो जो आपका फ्लूइड है वो तो रेस्ट में ही होगा ना। तो जो हम स्टैटिक कंडीशन की बात करते हैं उसमें ये कि जो आपका लिक्विड है वो कंटेनर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में? कंटेनर के रिस्पेक्ट में। अब जो हमारा सेकेंड केस है दैट इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब कि अगर ऐसी कोई, अगर आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाऊं, ये सपोज कोई पाइप है, कोई पाइपलाइन है। ठीक है, जो शहरों में रहती है। ठीक है, पानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। ये जो कंटेनर है, इसमें जो लिक्विड होगा बच्चे उसके लिए कंटेनर का काम करेगा। इसमें कंटेनर तो रेस्ट में है, ये तो रेस्ट में ही है कंटेनर, बट ये जो आपका इसके अंदर फ्लूइड है बच्चे वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप के फ्लो होते हैं, वो चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। अभी जस्ट आपको बता रहा हूँ कि स्टैटिक और डायनेमिक में क्या डिफरेंस है। स्टैटिक का मतलब जो आपका लिक्विड होगा या फ्लूइड होगा वो आपका कंटेनर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा। डायनेमिक का मतलब जो आपका लिक्विड है बच्चे वो कंटेनर के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है कुछ स्पीड v से। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे इंटर किया सपोज v0 से, यहाँ पर लीप कर रहा है सपोज v डैश से। तो इस तरीके से ये तो रेस्ट में है कंटेनर, बट इसमें लिक्विड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसको हम डायनेमिक कंडीशन बोलते हैं। स्टैटिक का मतलब कंटेनर रेस्ट में और फ्लूइड भी रेस्ट में, या फिर कंटेनर मूव कर रहा है तो फ्लूइड भी मूव कर रहा है उसी के साथ, यानी कंटेनर के रिस्पेक्ट में फ्लूइड आपका रेस्ट में है। तो ये रही बात बच्चे हमारी स्टैटिक और डायनेमिक की। अब बात करते हैं सरफेस टेंशन। अच्छा, आपने देखा होगा कोई लोग पानी पे दौड़ लेते हैं। ठीक है, एक मूवी आई थी जानी दुश्मन करके, उसमें जो इच्छाधारी नाग रहता है वो पानी पर भी दौड़ लेता है। तो उसमें सरफेस टेंशन किस लिए दौड़ लेता है? क्योंकि सरफेस टेंशन उस पर लग रहा था। देखिए, आपने ऐसे देखा होगा कि मान लीजिए ऐसे वाटर है। ठीक है, ये वाटर का सरफेस मैंने मान लिया। ठीक है, इस पर अगर ऐसे कोई मच्छर बैठे, ठीक है, ये डूबता नहीं बच्चे, ये डूबता नहीं मच्छर। क्यों नहीं डूबता? क्योंकि यहाँ पर बच्चे सरफेस टेंशन लग रहा होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग कि जो गंदा पानी होता है उसमें कभी कभी म्यूनिसिपैलिटी में आपने देखा होगा कि उस पर केरोसिन डाल दिया जाता है। केरोसिन डालने से जो इसका सरफेस टेंशन होता है वो कम हो जाता है और ये डूब जाता है मच्छर, अदरवाइज जो सरफेस पर ही बैठ सकता है। तो वो सब बात करेंगे, डिटेल में हम बात करेंगे। अभी जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि सरफेस टेंशन क्या है। सरफेस टेंशन मतलब वाटर की सरफेस का जितना टेंशन हो वही सरफेस टेंशन है। अब बात करते हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी कुछ नहीं है बच्चे, फ्रिक्शन होता है बेसिकली। जैसे सॉलिड में तो आपने पढ़ा होगा कि दो सॉलिड सरफेस है उनके बीच फ्रिक्शन आता है।
यहाँ पर बच्चे दो लिक्विड, जैसे ये लिक्विड सरफेस है, उनके बीच का जो फ्रिक्शन होता है, जैसे वहाँ पर तो सॉलिड था, बट यहाँ पर जो आपका लिक्विड सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन होता है उसी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं, और इसके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको विस्कोसिटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। विस्कोसिटी क्या है? ये है बच्चे आपका फ्रिक्शन बिटवीन टू लिक्विड सरफेसेस। सरफेस टेंशन है जिसके कारण कोई चीज उस पर रुक सकती है, ठहर सकती है किसी वाटर या लिक्विड के सरफेस पर। डायनेमिक मतलब कि लिक्विड बच्चे कंटेनर के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, इसमें लिक्विड कंटेनर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, इसीलिए हम स्टैटिक बोलते हैं। तो आप इतना पहले नोट कर ले, फिर हम आगे की बात करते हैं। नोट डाउन। ठीक है, तो बच्चे ये तो हो गई फ्लूइड की बात। अब हम बात करते हैं कि फ्लूइड में भी बच्चे हम केवल आइडियल फ्लूइड की बातें करेंगे, जैसे हम डिफरेंट केसेस में करते आए हैं। हम कभी कभी सरफेस को आइडियल मानते हैं या फिर डिफरेंट चीज़ें हमने की थी, वहाँ पर कई एक एजम्पशन दे देता है कि कंडीशन इज़ आइडियल। ठीक है, पुली इज़ आइडियल, जैसे एनएलएम में पढ़ा होगा पुली आइडियल है, यानी कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर बच्चे फ्लूइड आइडियल होगा। क्या होगा? फ्लूइड आइडियल होगा। और आइडियल फ्लूइड की क्या कंडीशंस है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। जैसे एक आइडियल स्टूडेंट होता है वैसे एक आइडियल फ्लूइड भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे आइडियल फ्लूइड की। ठीक है, अब अगर आप बात करें आइडियल फ्लूइड की, तो इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है कि मान लीजिए फ्लूइड है। ठीक है, अब फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड होता है दैट कैन फ्लो। ये हो सकता है बच्चे आपका लिक्विड भी, ये हो सकता है आपका गैस भी। लिक्विड एंड गैस बोथ कैन बी फ्लूइड, लेकिन जो हम बात करेंगे वो केवल लिक्विड की करेंगे, यहाँ पर गैस की नहीं करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, लिक्विड यहाँ जो आपका फ्लूइड है दैट विल बी आइडियल फ्लूइड। अब आइडियल फ्लूइड की क्या कंडीशन है, उन कंडीशंस की बच्चे हम बात करते हैं। देखिए, आइडियल फ्लूइड जो होता है सबसे पहले जो कंडीशन होती है बच्चे वो इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा फ्लूइड है, मान लीजिए एक ग्लास में पानी है, ठीक है, आधी भरी हुई है, क्या उसको आधी से कंप्रेस करके किसी भी तरीके से उसको 1/4 कर सकते? नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही चीज़ है कि जो आपका फ्लूइड होगा दैट विल बी आइडियल फ्लूइड। और आइडियल फ्लूइड की दो कंडीशन है, पहली है इनकम्प्रेसिबल, यानी आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, यानी कितना भी प्रेशर अप्लाई करें वो कंप्रेस नहीं होगी। ऑन अप्लाइंग प्रेशर, अभी प्रेशर की भी बात करेंगे डिटेल में, बट सबसे पहले कि ऑन अप्लाइंग प्रेशर या ऑन अप्लाइंग फोर्स इट विल बी इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, ऑन अप्लाइंग प्रेशर इट विल बी इनकम्प्रेसिबल। अब जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि बच्चे ये नॉन विस्कस होनी चाहिए। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि विस्कोसिटी क्या होती है, तो आइडियल फ्लूइड जो होता है ना बच्चे वो होता है नॉन विस्कस। क्या होता है? नॉन विस्कस। ठीक है, क्या होता है? नॉन विस्कस। तो यहां से बच्चे ये दो कंडीशन ये फुलफिल करना चाहिए। अब सबसे पहले इनकम्प्रेसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए ऐसा कोई कंटेनर है, ठीक है, उसमें यहां तक लिक्विड भरा है, यहां तक लिक्विड भरा है, यहां पर आके आप एक लाके पिस्टन लगाते हैं और उसको प्रेस करते हैं विथ सम प्रेशर, प्रेस करते हैं। ठीक है, अब अगर वो आइडियल फ्लूइड होगा, अगर बच्चे ये आइडियल फ्लूइड है तो इट विल बी इनकम्प्रेसिबल। आप चाहे जितना प्रेशर लगाएं इसका ये कंप्रेस नहीं होने जा रहा है। ठीक है, चाहे जितना प्रेशर लगा दूं ये कंप्रेस नहीं होगा, यानी इनकम्प्रेसिबल इफ इट इज आइडियल फ्लूइड। अगर ये बच्चे आपका आइडियल फ्लूइड है, गैस होगा तो तुरंत कंप्रेस हो जाएगा, जैसा कि बहुत क्वेश्चन आपने देखा होगा। अगर ये आइडियल फ्लूइड है ना बच्चे तो इट विल नॉट कंप्रेस, यानी वॉल्यूम विल रिमेन सेम, वॉल्यूम विल बी फिक्स्ड। कंप्रेस नहीं हुआ इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम बच्चे चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम उसका चेंज नहीं हुआ। अगर वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ तो मास क्या होता है? मास तो चेंज होता ही नहीं, ये चीज हमने पढ़ी है। मास विल बी ऑल्सो फिक्स्ड। मास और वॉल्यूम बच्चे दोनों फिक्स है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है, तो डेंसिटी विल बी ऑल्सो कॉन्स्टेंट। यानी किसी आइडियल फ्लूइड के लिए हमें एक बात और पता चली कि बच्चे जो भी आइडियल फ्लूइड होगा उसकी डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। क्या नहीं चेंज होगी? डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि अगर आइडियल फ्लूइड है दैट विल बी इनकम्प्रेसिबल, दैट विल बी नॉन विस्कस। इनकम्प्रेसिबल का मतलब कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी वॉल्यूम फिक्स होगा, मास तो फिक्स होता ही है, तो डेंसिटी विल ऑल्सो बी फिक्स्ड।
अब बात करते हैं नॉन विस्कस की। नॉन विस्कस की बात करें यानी इसमें विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। नॉन विस्कस का अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो ये ऐसे मान लीजिए लिक्विड है, ये लिक्विड की लेयर्स हैं बहुत सारी, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, ऐसे तो दिखती नहीं बट जूम करके दिखा रहा हूँ। ये लिक्विड की लेयर्स हैं, ठीक है। अब ये जो लेयर्स है ना बच्चे, इनके बीच कोई फ्रिक्शन नहीं होता। नॉन विस्कोसिटी का मतलब फ्रिक्शन बिटवीन लिक्विड, यानी इन केसेस में अगर नॉन विस्कस है, देयर विल बी नो टेंजेंशियल फोर्स, नो टेंजेंशियल फोर्स among लिक्विड लेयर्स। यानी ये जो लिक्विड लेयर्स है बच्चे, उनके बीच में कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं होता। जब दो ब्लॉक ऐसे होते हैं, आपको याद होगा फ्रिक्शन ऐसे ही तो लगता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो यहाँ पर बच्चे कोई विस्कोसिटी नहीं होगी, यानी कोई भी फ्रिक्शन टाइप की फोर्स नहीं होगा, जिसको हम टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं इन द केस ऑफ लिक्विड। लिक्विड में तो हम फ्रिक्शन बोल नहीं सकते, ये गलती मत कर दीजिएगा कि लिक्विड में ही फ्रिक्शन बोल दे। बेसिकली मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, यहाँ पर फ्रिक्शन ही बच्चे एज अ विस्कस फोर्स काम करता है। तो देयर विल बी नो टेंजेंशियल फोर्स अमंग द लिक्विड लेयर्स। अब आप बोलेंगे सर टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, क्या नॉर्मल फोर्स हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब मान लीजिए इसका मास m है, m1 है, तो ये mg फोर्स तो बच्चे सेकेंड वाली लेयर पे लगाएगा ही ना। अगर इसका मास m है सपोज, तो ये तो इसके ऊपर है ही। अब मान लीजिए ये एक लेयर है मेरी, ये दूसरी लेयर है। अब ये पेन मैं इस पे रखूंगा तो अपने वेट के कारण तो मेरे हाथ पे फोर्स लगाएगी ही, बट टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी। तो ये बच्चे बात हुई नॉन विस्कस की और इनकम्प्रेसिबल की। ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, इसको एक बार नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट चीज लेते हैं। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं बच्चे हम प्रेशर की, ठीक है, कि प्रेशर हमारा क्या होता है। तो देखिए प्रेशर जो होता है, ठीक है, तो प्रेशर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा कि फोर्स अपॉन एरिया। क्या मैं इसको फोर्स अपॉन एरिया लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको फोर्स अपॉन एरिया लिख सकता हूँ? डायरेक्ट फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हैं? नहीं, ये बच्चा हमारा हो जाएगा गलत। क्या सर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया लिख सकता हूँ? ये भी हो जाएगा गलत, ये भी हो जाएगा गलत। क्या सर मैं और कुछ लिख सकता हूँ इस तरीके से, F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया? क्या ये मैं लिख सकता हूँ? क्या मैं F टेंजेंशियल अपॉन एरिया लिख सकता हूँ? क्या मैं F टेंजेंशियल अपॉन एरिया लिख सकता हूँ? ये बच्चे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है, टेंजेंशियल यानी पैरेलल। तो बच्चे ये भी गलत हो जाएगा, ये वाला के लिए सही होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो प्रेशर होता है बच्चे केवल और केवल ये सही हुआ, ठीक है। और ये सब जो भी फार्मूले हैं सारे के सारे गलत हैं। आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये हमेशा फोर्स अपॉन एरिया होता है, ऐसी बात नहीं है। प्रेशर, आइए देखते हैं क्या होता है। प्रेशर क्या होता है? वैसे जो एग्जाम में हमारे ऊपर होता है वही प्रेशर होता है, ठीक है, ऐसा नहीं। देखते हैं ध्यान से। देखिए प्रेशर, अगर हम बात करें प्रेशर की, मान लीजिए ऐसे कोई सरफेस है, ठीक है, एक फोर्स मैंने बच्चे ऐसे लगाया, एक फोर्स ऐसे लगाया, ये मान लीजिए मैंने थीटा कंपोनेंट था, फोर्स F था। अच्छा ये F, एक तो F cos थीटा होगा, ये तो F cos थीटा होगा, और ये F sin थीटा होगा, F sin थीटा होगा, ठीक है। इसके एरिया को मैं मान लिया A, जो बच्चे इसका एरिया है दैट इज A। तो अगर आप प्रेशर की बात करें तो बच्चे जो प्रेशर, ये तो F cos थीटा तो इसके टेंजेंशियल है, यानी आप इसको F टेंजेंशियल भी बोल सकते हैं, यानी F पैरेलल भी बोल सकते हैं। F sin थीटा को मैं F परपेंडिकुलर या F नॉर्मल भी बोल सकता हूं, क्योंकि ये फोर्स इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या ये प्रेशर लगाएगा क्या? और अच्छा ये सरफेस है मेरी, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है बच्चे, ये क्या प्रेशर लगा सकता है? नहीं लगा सकता, ठीक है, क्योंकि ये इसके पैरेलल हो गया। जो प्रेशर लगाएगा बच्चे दैट विल बी F परपेंडिकुलर। तो आपको ये चीज याद रखना है कि प्रेशर विल बी ओनली F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, ठीक है, F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो प्रेशर होता है दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन जितना उसका एरिया है उसी से डिफाइन होता है। अब आप बोलेंगे सर इसकी यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट आपको पता है न्यूटन, और एरिया की क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गई बच्चे आपके प्रेशर की यूनिट, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपका ये तो SI यूनिट में मैंने आपको प्रेशर का यूनिट बता दिया, तो आप इतना नोट कर लें, फिर हम और आगे चलते हैं, ठीक है।
तो बच्चे हम प्रेशर के थोड़ी से प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो जो बच्चे प्रेशर की आपकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है, सबसे पहले जो प्रेशर की प्रॉपर्टी है कि प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, कहीं कहीं बच्चे इसको टेंसर भी बोला गया है, बट आपको आपके सिलेबस के लिए इसको हम क्या मान के चलेंगे, स्केलर लिखेंगे, कहीं भी आएगा। वैसे ये आपको अगर याद रखना है तो टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं इसको ओरिजिनली। क्वांटिटी 3 तरीके की होती है, एक वेक्टर, एक स्केलर, एक टेंसर। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। जब थोड़ा हाई लेवल का होगा, कभी अगर ये दोनों ऑप्शन दिए हैं तो आपको टेंसर टिक करना है, अदरवाइज आपको स्केलर टिक करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर टेंसर ना दिया हो तो स्केलर, और अगर दे दिया हो टेंसर तो टेंसर ही टिक कर दी है प्रेशर में कि इट इज़ अ टेंसर क्वांटिटी। ठीक, अब बात करते हैं बच्चे कि प्रेशर इज अ आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। अच्छा, आइसोट्रॉपिक क्या होता है? आइसोट्रॉपिक मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी जो सारे डायरेक्शन में सेम हो, वो डायरेक्शन पर ना डिपेंड करती हो। बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन पर डिपेंड ना करती हो और सारे डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन हम चूज करें, सेम ही पाई जाती हो, उसको बच्चे हम आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लीजिए लिक्विड है। ठीक है, मान लीजिए ये लिक्विड है, मैं कोई ऐसा पॉइंट चूज किया, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट चूज किया। अच्छा, इस पॉइंट पर अगर प्रेशर बच्चे P है, अगर ये प्रेशर P है तो ये जो फोर्स लगाएगा P पे, इसके इस साइड जो प्रेशर होगा वो भी P इंटू एरिया। जो फोर्स लगेगा इसके इस साइड, इस वाले मॉलिक्यूल पर, वो भी P इंटू ए लगेगा। इसके इस साइड जो मॉलिक्यूल होगा उस पर भी P इंटू ए लगेगा। यानी इस प्रेशर के कारण जो फोर्स आ रहा है बच्चे, वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी प्रेशर विल बी सेम इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन। तो जब भी कोई चीज़ बच्चे डायरेक्शन पर डिपेंड ना करती हो, इसका मतलब कि सारे डायरेक्शन में सेम हो, दैट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। तो यानी अगर इसके इस साइड कोई मॉलिक्यूल है, इसके इस साइड है, और प्रेशर तो सारे डायरेक्शन में सेम होगा ही, तो इस पर भी फोर्स P इंटू ए लगेगा। कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर है, कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर है इसके इस साइड, तो उस पर भी बच्चे प्रेशर के कारण उतना ही फोर्स लगेगा। कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर है, उस पर भी P इंटू ए ऐसे लगेगा, और कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर भी है तो उस पर भी P इंटू ए ऐसे लगेगा। यानी प्रेशर सारे डायरेक्शन में सेम है, दैट इज वाई फोर्स जनरेटेड ड्यू टू द प्रेशर इज सेम इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन। तो आपको ये याद रखना है कि आइसोट्रॉपिक का मतलब कि वो प्रॉपर्टी जो सारे डायरेक्शन में सेम हो, इसका मतलब कि वो डायरेक्शन पर बेसिकली डिपेंड ना ही करती हो, उसी को हम आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी बच्चे बोल देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा सा कलर शायद चेंज करके बता दूँ। ये बच्चे एक मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, इस तरीके से मॉलिक्यूल हैं बहुत सारे, और ये आपका ओरिजिनल मॉलिक्यूल जो प्रेशर लगा रहा है। ठीक, अब बात करते हैं बच्चे यूनिट्स की। अब हम प्रेशर की यूनिट्स पे, इसमें बहुत सारी यूनिट्स होती हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी पड़ती है, क्योंकि क्या होगा, कभी कभी आपको ऐसे यूनिट दे देंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि अच्छा ये प्रेशर है, डिसाइड भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यूनिट का जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो अभी हमने पढ़ा था, इसका जो यूनिट है वो क्या है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को भी बच्चे हम पास्कल बोलते हैं और PA से रिप्रेजेंट करते हैं, पास्कल। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। अब बात करते हैं कि ATM भी प्रेशर का यूनिट होता है। क्या? 1 ATM। 1 ATM इज अ प्रेशर यूनिट। ATM क्या है बच्चे? यहाँ पर ये प्रेशर का यूनिट है। किसका यूनिट है? प्रेशर का। और 1 ATM बराबर जो होता है दैट इज 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक है, तो 1 ATM इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, और यूनिट्स हैं, एक तो है बच्चे आपका बार, 1 बार। अब बार क्या होता है? बार भी बच्चे आपकी प्रेशर की यूनिट है, और जो इसकी वैल्यू होती है दैट इज 10 टू द पावर 5। ये देखिए यहाँ 1.013 है, यहाँ केवल 1 इंटू 10 टू द पावर 5 है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बोर नहीं होना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है एकदम ध्यान से होके, बहुत ही अटेंटिव होके सुनना है, और उसके बाद जो क्वेश्चन कराएंगे उसको खुद से भी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो क्या था, ये इतना हुआ। अब 1 ATM हो गया, 1 बार हो गया। अच्छा आप बताइए, क्या 1 ATM 1 बार बराबर है, जस्ट इक्वल है क्या? नहीं बच्चे, जस्ट इक्वल नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो आप इसको इससे ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 1 ATM इज ऑलमोस्ट इक्वल टू
पूरा इक्वल नहीं है, ठीक है, पूरा इक्वल नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 1.013 है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 बार, ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 बार। और इसी को बच्चे हाइट के टर्म में भी प्रेशर को बताया जाता है कि इतने हाइट का कॉलम है, इतने हाइट का कॉलम है। तो उसकी भी बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि जो आपका 1 ATM होता है ना, जो 1 ATM होता है दैट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ हाइड्रागेरियम। हाइड्रागेरियम आपको पता हो पारा होता है बच्चे, यानी अगर उतनी हाइट, अगर हम अभी हाइट पढ़ेंगे कि किसी भी लिक्विड की हाइट के कारण, जैसे कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, अभी आगे पढ़ेंगे कि कोई भी लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पर इसकी जितनी हाइट है h है, तो यहाँ पर उसके कारण कुछ प्रेशर आएगा। अब हाइट मैं बढ़ा दूँ, अगर हाइट बढ़ा दूँ तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा अगर हाइट को बढ़ाता हूँ। तो किसी भी लिक्विड की हाइट के कारण एक प्रेशर आता है, तो उसी 760 mm का अगर कॉलम हो किसका, पारे का, हाइड्रागेरियम का, तो वो 1 ATM आपका प्रेशर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसको मैं जस्ट समझाने के लिए बताया था, अभी इसके बारे में आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये आपका 1 ATM है 760 mm। इसी को आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं या फिर इसको 760 टॉर भी बोलते हैं, ठीक है, क्या, टॉर। तो कहीं पर अगर टॉर दिया हो, ठीक है, तो कुछ और मत समझ लीजिएगा, टॉर्च वगैरह, ये टॉर का मतलब ही होता है कि दिस इज द प्रेशर। और यहीं पर आपका 76 110 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, तो इसको आप 76 सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रागेरियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे हो गई कुछ यूनिट्स की बात, यहाँ पर पढ़ा आपने, और ये भी यूनिट्स आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आप इतना पहले नोट कर लें, आइसोट्रॉपिक है और ये डिफरेंट यूनिट्स आपको याद रखना है, फिर हम आगे चलते हैं। फर्स्ट नोट डाउन दिस। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चे अपने वॉल्यूम की। पहले थोड़ा सा हमने प्रेशर पढ़ लिया, थोड़ा सा वॉल्यूम पढ़ेंगे, फिर हम अपना जो डेरिवेशन वगैरह है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं आपको वॉल्यूम के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए वॉल्यूम होता क्या है, एक मिनट, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो होता है ना बच्चे, इसका जो आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा कि 1 लीटर होता है। क्या होता है, 1 लीटर, इसकी जो यूनिट होती है दैट इज 1 लीटर, ठीक है। और ये होता है बेसिकली, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज एरिया, किसी चीज का एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है, बेस एरिया इंटू हाइट। अगर सिलेंड्रिकल शेप है तो एरिया इंटू हाइट डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट अगर कोनिकल है, जैसे कोनिकल है, आपको याद होगा कोनिकल शेप है, तो क्या लिखेंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही लिखते हो आप, ठीक है। यहाँ पर बेस एरिया इतना है, हाइट इज h, यहाँ पर क्या हुआ, एरिया इंटू हाइट इंटू 1/3। तो जरूरी नहीं है हर जगह एरिया इंटू हाइट ही हो, बट इन केस आप सिलेंडर अगर आपको याद हो तो वहाँ क्या लिखते हैं, पाई r स्क्वायर h। तो आप सोचेंगे सर आप मैथ पढ़ाने लगे, बच्चे मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है वॉल्यूम की, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि वॉल्यूम 1 लीटर होता है, ठीक है। लीटर में ही जनरली हमको बताया जाता है, और लीटर को SI यूनिट वगैरह में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसकी बातचीत हम करते हैं। तो अब अगर 1 लीटर की बात करें तो ये होता है बच्चे बेसिकली 1000 cc। आपको ऐसे याद रखना है 1000 cc। सीसी का मतलब सेंटीमीटर का क्यूब, क्या, सेंटीमीटर का क्यूब, सीसी मतलब सेंटीमीटर का क्यूब। तो अगर आप ध्यान दें तो ये हो जाएगा 10⁻³ cc, 10⁻³ cc। अब सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर आप बोलोगे सर ये तो 10⁻² मीटर होता है, 10⁻² मीटर होता है। तो यानी अगर सेंटीमीटर का क्यूब है तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो लिखूंगा 10⁻² का क्यूब इंटू मीटर क्यूब, ठीक है। पहले ये सेंटीमीटर क्यूब था, नाउ इट इज मीटर क्यूब। तो ये आप इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर का क्यूब पहले था, सीसी का मतलब सेंटीमीटर का क्यूब। अब इसको आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट किए तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। यानी 1 लीटर बराबर बच्चे कितना होता है, 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब। अच्छा आप ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, अच्छा क्या आपका लीटर बड़ा होता है या मीटर क्यूब बड़ा होता है, थोड़ा सा सोचिए। तो मैं आपको बताता हूँ बच्चे, जो मीटर क्यूब होता है वो लीटर से बहुत बड़ा होता है। मीटर क्यूब का मतलब होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, मीटर क्यूब का मतलब होता है 3 मीटर है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी 1 मीटर इस साइड
1 मीटर इस साइड और 1 मीटर इस साइड, ठीक है। यानी बेसिकली जो आपका क्यूब बनता है उसकी सारी अगर जो साइड्स हैं वो 1 मीटर की होंगी तो वो जो वॉल्यूम फॉर्म करेगा दैट विल बी 1 मीटर क्यूब। ये तो 1 लीटर तो बहुत छोटा सा होता है, जो बॉटल आप स्कूल वगैरह में ले जाते हैं पानी पीने के लिए, उसके उसी को 1 लीटर की बॉटल होती है, ठीक है। तो वो जो लीटर की क्वांटिटी होती है मीटर क्यूब से बहुत छोटी होती है। तो कभी ऐसे कंफ्यूज हो, कभी मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि कौन सा बड़ा यूनिट है, तो आपको ध्यान रखना है कि मीटर क्यूब हमेशा क्या होता है, मीटर क्यूब बच्चे हमेशा हमारा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लीटर। लीटर बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, बस एक बॉटल। मीटर क्यूब बहुत बड़ा होता है, 1 मीटर का ये, 1 मीटर का दूसरी साइड, लेंथ 1 मीटर की, ब्रेड्थ 1 मीटर की, हाइट 1 मीटर की, ठीक है। ये तो थोड़ी सी हमारी रही वॉल्यूम के बारे में बातचीत। आई थिंक अब आपको कहीं भी दिया हो, कोई भी यूनिट कन्वर्ट वगैरह करनी हो तो आप इसको ईजिली कर पाएंगे। कोई भी एक चीज़ याद रख लीजिए, आप कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये तो हो गई हमारे वॉल्यूम की बात। अब हम बात करते हैं बच्चे वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट, यानी हाइट बढ़ने के साथ, यानी हाइट वेरी के साथ आपका प्रेशर कैसे चेंज होता है उसकी बातचीत हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक बीकर लिया, एक कंटेनर लिया, उसमें बच्चे मैंने लिक्विड फिल कर दिया। उनसे हाले दिल कभी, ठीक है। अब ये बच्चे आपका कंटेनर है, ठीक है। यहां पर अगर एक पॉइंट लूं मैं, यहां पर एक पॉइंट ले लूं, ठीक है, और आपसे पूछूं कि यहां पर प्रेशर कितना होगा, यहां पर प्रेशर कितना होगा, इस पिंक पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा, तो आप क्या जवाब देंगे? तो बोलेंगे सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या क्या हमें चाहिए बताने के लिए, इसकी हाइट चाहिए, इसकी डेंसिटी चाहिए कि जो आपका लिक्विड है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रेशर बताना है, तो आइए देखते हैं कैसे बताएंगे, इसका डेरिवेशन हम करेंगे। तो देखिए मान लिया मैंने एक इमेजिनरी, यहाँ पर मैंने बच्चे एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लिया, ठीक है, जो ये पॉइंट उसी सिलेंडर के बेस में है, ठीक है। एक इमेजिनरी सिलेंडर माना, इससे सरफेस से हाइट h नीचे, यहाँ पर मान लीजिए प्रेशर P0 है, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके सरफेस के जस्ट ऊपर इज द प्रेशर इज P0। तो यहाँ पर बच्चे आपसे प्रेशर पूछा है कि इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, ठीक है, इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा। सपोज अगर ये पॉइंट A है तो व्हाट विल बी द प्रेशर एट पॉइंट A, इस चीज़ की हमसे पूछी गई है। तो ये देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम डिराइव करेंगे। तो इस सिलेंडर को मैं थोड़ा सा आपको अगर बड़ा बना के दिखाऊं, थोड़ा सा जूम कर दूं, तो कुछ इस तरीके से ये सिलेंडर बच्चे आपका बनकर तैयार हो गया, ठीक है। ये सिलेंडर बन के तैयार हो गया। अब यहां से अगर प्रेशर P0 लग रहा है, ऊपर से प्रेशर P0 लग रहा है, तो यहां पर प्रेशर अगर मैं P मान लूं, क्या मान लूं, P, तो आपको मैंने बताया था कि प्रेशर इज अ आइसोट्रॉपिक क्वांटिटी, यानी अगर यहाँ का एक पॉइंट का प्रेशर P है तो ये अपने जस्ट ऊपर की तरफ, अगर आप ध्यान दें मैंने आपको बताया था ना, अगर ये पॉइंट पर प्रेशर P है तो ये वाला मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ प्रेशर P इंटू एरिया लगाएगा, ठीक है। वो चारों तरफ अपना सेम डायरेक्शन में, यानी सारी के सारे डायरेक्शन में सेम फोर्स अप्लाई करता है आइसोट्रॉपिक क्वांटिटी के कारण, ठीक है। तो अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर प्रेशर मैंने कितना माना है, एक मिनट, यहाँ ऊपर का प्रेशर अगर यहाँ का P0 है तो यहाँ का P मान लीजिए प्रेशर P है। तो अगर एरिया, अगर इसका एरिया जो है आपका यहाँ का एरिया A मान लो, तो ये P0 A हो जाएगा, और ये एरिया कितना हो जाएगा बच्चे, ये भी A रहेगा, तो ये P इंटू A, यानी ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो फोर्स लग रहा है दैट इज P0 A, नीचे से P इंटू A। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई कि इसका यहाँ का प्रेशर मैंने P माना है, ठीक। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से इतना फोर्स लग रहा है, ऊपर से नीचे से इतना, एक फोर्स और लग रहा होगा, क्या, ये जो वाटर कॉलम माना है ने बच्चे सिलेंड्रिकल, इसका कुछ ना कुछ तो मास भी तो होगा ना। तो जो मास है वो सपोज mg नीचे लग रहा है, ठीक है, इसका मास जो लग रहा है mg वो नीचे लग रहा है। अब ये तो ऐसा तो है नहीं कि ये मूव कर रहा है, ये सिलेंडर ऐसे रेस्ट में है, यानी जो इसका एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन दैट इज 0, नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस वाटर कॉलम सिलेंड्रिकल शेप में जो है उसका 0 है, यानी एफ नेट विल बी ऑल्सो 0, क्योंकि ये वाटर कॉलम तो
क्या एक्सेलरेट कर नहीं रहा है, तो इसका मैंने FBD बनाया यहाँ पर। मैंने देखा ये रेस्ट में है, यानी इस पर कोई फोर्स तो अप्लाई हो नहीं रहा है, यानी नेट एक्सेलरेट कर नहीं रहा है, तो फोर्स भी 0 होना चाहिए। P0A नीचे लग रहा है, mg भी नीचे लग रहा है, यानी ये दोनों भाई भाई हैं और दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं, यानी P0A विल बी ऑल्सो डाउनवर्ड और mg विल बी ऑल्सो डाउनवर्ड। और ये कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर, यानी -PA एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल सी बात। तो यहाँ से PA विल बी इक्वल टू P0A प्लस mg, P0A प्लस mg, यानी प्रेशर विल बी P0 प्लस mg बाई एरिया, mg बाई एरिया। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर प्रेशर हमें पता चल गया, दैट विल बी mg बाई ए। अब मास वगैरह तो दिया नहीं है, मास तो दिया नहीं है, तो मास होता क्या है, मास होता है बच्चे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, ये चीज़ आपको पता है। डेंसिटी दिया था इन्होंने, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बच्चे बेस एरिया इंटू हाइट। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, यानी बेस एरिया इंटू हाइट, यही सिलेंडर का आपका वॉल्यूम होता है। तो यहाँ रख दीजिए a, और हाइट कितनी है इस कॉलम की, हाइट हमने कितनी मानी थी, दिस हाइट इज h, स्मॉल h, तो यहाँ से AH आया। ठीक है, तो मास आ गया। तो यहाँ से बच्चे मास आया, तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँ इसकी, यहाँ पर अगर वैल्यू रखूँ थोड़ी सी आपको, तो ध्यान से देखिए, P0 प्लस mg, क्या mg क्या है, mg है आपका यहाँ से जो मास आया है वो, तो मास आप रो AH बाई A। ठीक है, ये हो गया आपका P इज इक्वल टू P0, और हाँ ये जो रो AH लिखा, ये तो क्या है, रो AH है आपका m, और g तो यहाँ पर है ही, तो ये कितना बचा बच्चे, AC एरिया से एरिया कटा, और यहाँ बचा ये P0 प्लस रो GH। यानी आप अगर एक चीज़ ध्यान से देखें, एक चीज़ अगर बच्चे आप ध्यान दें, तो ये जो प्रेशर आया किसी पॉइंट, इस पॉइंट पर जो प्रेशर आया P, दैट इज P0 प्लस रो GH। यानी यहाँ पर प्रेशर देखा, फिर नीचे आया, मैं कितना नीचे आया, H नीचे आया, और ये H पर डिपेंड किया। क्या ये शेप वगैरह पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है बच्चे, ये शेप वगैरह पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये केवल और केवल डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और जितना आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है और हाइट ऑफ द कॉलम। यानी मैं जितना नीचे आऊँगा, सिलेंडर चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे तिरछा हो, आड़ा हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, केवल और केवल अगर मैं नीचे आ रहा हूँ तो मेरा प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए कई बार लोग समंदर में बहुत नीचे चले जाते हैं तो उन पर प्रेशर बच्चे बहुत बढ़ जाता है, और वो लोग क्या होते हैं, फूट जाते हैं। तो इसलिए समंदर में भी एक लिमिट सेट की जाती है कि जो स्विमर वगैरह होते हैं, जो डाइवर्स होते हैं, जो डाइविंग लगाते हैं समंदर में, वो बहुत नीचे नहीं जाते। नहीं, बहुत नीचे चले जाएंगे तो उनके ऊपर जो समंदर का पानी होगा उसकी हाइट के कारण बहुत प्रेशर बढ़ जाएगा और वो फट जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो आपको एक चीज़ पता चली अच्छी सी, वो ये है कि प्रेशर जो होता है किसी पॉइंट पर, वो यहाँ से जितना नीचे आऊँगा तो प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ से ऊपर जाऊँगा तो प्रेशर घटेगा। तो ये चीज़ आपको, ये फार्मूला एंड ये कंक्लूजन आपको याद रखना है। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे जो चीज़ पढ़ेंगे उसमें और चीज़ें बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लें। बाय बाय, टेक केयर।